हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करेंगे। इसको जियो मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, ठीक है ना। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या चीज़ है? तो एक्चुअली जो हमारी धरती है ना, वो एक बहुत बड़े बार मैग्नेट की तरह काम करती है, ठीक है ना। अब ये धरती एक बार मैग्नेट है, तो आप इस चित्र को देखो, ठीक है ना। ये इसमें इसका बार मैग्नेट जो है ऐसा प्रतीत होता है कि धरती के सेंटर पर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना, जैसे कि ये दिखा हुआ है। और ये जो बार मैग्नेट है वो हमारे जो उत्तर दक्षिण की जो ज्योग्राफिक लाइन है, जो एक्सिस है जिस पर धरती रोटेट करती है ना, करती है, उस एक्सिस से कुछ एंगल पर झुकी है। उसके बीच में ये 11.3 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना। अच्छा, इसके जो मैग्नेट है, हमारी धरती का जो मैग्नेट है वो उसका जो नॉर्थ है ये साउथ पोल की ओर है ना। ये धरती का जो साउथ पोल है, ज्योग्राफिक साउथ, तो साउथ पोल की ओर धरती का नॉर्थ पोल है। और इस चंबक का, मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो हमारे नॉर्थ पोल के पास है। अच्छा, दूसरी बात कि ये जो ज्योग्राफिक नॉर्थ लाइन है, नॉर्थ साउथ लाइन है, वो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ लाइन से झुकी हुई है ना। तो ये देखो, धरती के नॉर्थ पोल, नॉर्थ को नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ को मैग्नेटिक साउथ से मिलाते हुए एक लाइन खींचो, तो इस लाइन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। क्या? मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है ना। जैसे जियोग्राफिक एक्सिस होती है तुम्हारे नॉर्थ साउथ के, वैसे ही मैग्नेटिक एक्सिस होती है, ठीक है ना। और इन दोनों जियोग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का कोण कितना है? 11.3 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा, इसका ओरिएंटेशन इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंस ये है कि इसका जो नॉर्थ पोल है, धरती का जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ मैंने मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो साउथ की ओर है ना। और मैग्नेटिक लाइनें ऐसे होती हैं जैसे कि ये दिखाया हुआ है, ठीक है ना। अब धरती के सरफेस पर साउथ पोल का, ये मैग्नेटिक साउथ का लोकेशन कहाँ है और मैग्नेटिक नॉर्थ का लोकेशन कहाँ है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये जो धरती के जो पॉइंट्स होते हैं ना, उसको हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इसके नॉर्थ पोल की जो स्थिति है ना, यानी मैग्नेटिक नॉर्थ की जो स्थिति, इसको मैग्नेटिक नॉर्थ कहते हैं। हालांकि ये धरती का ये साउथ पोल है, फिर भी हम लोग इसको बोलचाल में मैग्नेटिक नॉर्थ कहते हैं। और ये जो है मैग्नेटिक साउथ पोल, जिस जगह पर वो एक्सिस धरती को, सरफेस को काटती है ये साउथ में, तो मैग्नेटिक साउथ पोल है, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में मैग्नेट का ये नॉर्थ है और मैग्नेट का साउथ है, ये जानना। हम बोलचाल में इसको बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक साउथ, ठीक है ना। तो अब ये देखो, दो तीन चीजें देखते हैं यहाँ पर। मैग्नेटिक नॉर्थ की जो लोकेशन है, जियोग्राफिक लोकेशन, ये क्या बात है? जो जियोग्राफिक लोकेशन है मैग्नेटिक नॉर्थ की, वो ये है ना। ये जगह कहाँ पड़ता है? ये कनाडा में पड़ता है ना। अच्छा, ये दूसरा जो साउथ की लोकेशन है, ये जियोग्राफिक लोकेशन लेट लॉन्ग में ये दिया हुआ है, ये क्या है? ये अंटार्कटिका में पड़ता है, अंटार्कटिका, ठीक है ना। अंटार्कटिक जो महाद्वीप है वहाँ पर जाकर पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो जियोग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में करीब 500 किलोमीटर का अंतर है ना। ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन 500 किलोमीटर, यहाँ भी ये 400 किलोमीटर बता रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन 400 किलोमीटर
कोई बोलता है 400, कोई 500, 405 के बीच में कुछ होगा, ठीक है। और ये जो है 11.2 डिग्री न होकर के अभी ये 11.3 डिग्री NCERT ने बताई है। तो हम लोग भी 11.3 डिग्री ही दोनों के बीच, दोनों एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है वो इतनी है, ठीक है ना। तो अब आप ये समझ गए कि यानी इस वीडियो का हमारा इस स्लाइड का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हम ये बता सकें कि धरती का मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से है और मैग्नेटिक का जो बार मैग्नेट है वो किस तरह से ओरिएंटेड है। अब उसकी फील्ड लाइनों को देखो, इसके जो फील्ड लाइनें होती हैं वो उत्तर से नॉर्थ पोल से, यानी धरती के नॉर्थ पोल अर्थात जियोग्राफिक साउथ से शुरू होकर के, है ना, और ये उत्तर की ओर आती है ना। और यहाँ पर ऐसे इनका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होता है, ठीक है ना। अब एक चीज़ और समझते हैं इसमें कि देखो ये क्या है, ये जो चित्र दिया है ये अपना धरती का पूरा गोला है और ये जो है ये ऐसे, ये इस धरती की एक्सिस है। तो ये आपका जियोग्राफिक नॉर्थ है और ये जियोग्राफिक साउथ है, ठीक है। तो ये एक्सिस है जिस पर धरती मूव करती रहती है, ऐसे रोटेट करती है। रोटेशनल मोशन इसी एक्सिस पर होता है जो दिन रात वाली एक्सिस है, ठीक है। ये एक्सिस जो दिख रही है ना ऐसे, तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये मैग्नेटिक साउथ है, ठीक है ना। अब धरती के किसी भी पॉइंट पर आप बैठ जाओ, मान लो आप यहाँ पे, ठीक है ना, मान लो ये इस पॉइंट का नाम है A कह दो, तो इस मैग्नेटिक एक्सिस है ना, इस मैग्नेटिक एक्सिस और पॉइंट A को मिलाता हुआ एक प्लेन खींचा जा सकता है। क्या है ये? एक प्लेन खींचा जा सकता है जो धरती के ठीक सेंटर से होकर गुजरता है। मतलब ये इस एक्सिस को, मैग्नेटिक एक्सिस, और जहां तुम खड़े हो तो उस पॉइंट को जोड़ता हुआ एक प्लेन खींचा जा सकता है जो इस धरती को दो टुकड़ों में बांटेगा, आधे आधे, दो गोलार्धों में, दो हेमिस्फीयर में बांटता है, ठीक है ना। इस प्लेन को हम मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या चीज होती है? मैग्नेटिक मेरिडियन इज ए प्लेन। मैग्नेटिक मेरिडियन is a plane passing through a point, है ना, and including मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है ना। तो हर पॉइंट का मैग्नेटिक मेरिडियन अलग अलग होगा। इसी तरह से जियोग्राफिक मेरिडियन भी होता है कि जो जियोग्राफिक एक्सिस और उस पॉइंट को कंटेन करता हुआ जो प्लेन होगा उसको हम मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं, नहीं उसको जियोग्राफिक मेरिडियन कहते हैं, ठीक है ना। तो तुम 3D में, मैथमेटिक्स में 3D में पढ़ोगे कि एक लाइन को कंटेन किया, लाइन को और एक पॉइंट से, एक लाइन को सम्मिलित करता हुआ और एक पॉइंट से गुजरता हुआ प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। तो तुम एक प्लेन खींच सकते हो, ऐसा प्लेन जो उस लाइन को कंटेन करे, है ना, लाइन को अपने अंदर समाहित किए हुए हो, लाइन से होकर जाए, साथ साथ एक पॉइंट से होकर गुजर जाए, तो ये एक प्लेन खींच सकते हैं हमेशा। तो वही जो है ये एक्सिस है, लेकिन इस प्लेन की एक खासियत ये है कि चूंकि धरती के सेंटर से गुजर रहा, क्योंकि ये डायमीटरल लाइन है, ये लाइन जो है ना डायमीटर है, तो इस लाइन को धरती के सेंटर से भी जाएगी और इसलिए धरती को दो टुकड़ों में, दो प्लेनों में डिवाइड करेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये मैग्नेटिक मेरिडियन हुआ,
इसी तरह एक टर्म होता है जियोग्राफिक मेरिडियन, जियोग्राफिक मेरिडियन। मेरिडियन है ना, तो इस पॉइंट का जियोग्राफिक मेरिडियन जो है जियोग्राफिक एक्सिस और इस पॉइंट से गुजरने वाला ग्रेट सर्किल है जो धरती को दो टुकड़ों में बांटता है। उसी तरह मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया दो, ठीक है ना। तो ये दो टर्म हम समझ गए। चलो अब ये जो धरती का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, धरती का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पोल के ऊपर 0.6 गुणित 10⁻⁴ का टेस्ला है। इसको कहते हैं 0.6 G, 0.6 गॉस। कितना? गॉस। और ये यदि इक्वेटर पर इसको नापोगे तो ये कम होता है, ये कितना होता है? 0.3 गॉस होता है ना। ये जो है ये मेट्रिक स्पेड में टेस्ला में ये दिया हुआ है, तो दोनों एक ही चीज़ है, बस यूनिट का फर्क है, ठीक है। अच्छा, इससे एक टर्म यूज होता है ना, वो है एंगल ऑफ टिप। हम लोग अब जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन समझ गए। अब इस मेरिडियन को लेकर करेंगे क्या? तो एक्चुअली क्या, कोई भी चीज़ निरर्थक नहीं होती, ठीक है ना। इस मेरिडियन के आधार पर एक टर्म प्रयोग किया जाता है ना, वो है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जो होता है उसको डिफाइन किया जाता है ना। तो ये क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ये पहली चीज़ जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का मतलब क्या है? अब ये जरा देखो, किसी भी स्थान पर आप धरती पर बैठ जाओ, मान लो ये पॉइंट है, ठीक है ना। इस स्थान से उत्तर की दिशा देखो, ये जियोग्राफिक नॉर्थ है, ठीक है। और तुम्हारा जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, यहाँ से जो मैग्नेटिक, यहाँ पर एक कंपास नीडल रख दो, है ना। तो ये जो कंपास नीडल होगी वो क्या होगी? मैग्नेटिक नॉर्थ की ओर पॉइंट करेगी। किधर पॉइंट करेगी? ये मैग्नेटिक नॉर्थ की ओर पॉइंट कर रही है, ऐसे, ठीक है ना। तो जियोग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का जो एंगल होता है डेल्टा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है ना। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का मतलब एंगल बिटवीन जियोग्राफिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। ये बेसिकली जो एंगल होता है, तो एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन, ये बोलो कि दिस इज एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ अ पॉइंट, ठीक है ना। अब ये जो एंगल होता है ना, अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग होता है। धरती के अलग अलग प्लेसेस पर ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन अलग अलग हो। वजह क्या है? देखो, जो तुम्हारा जियोग्राफिक नॉर्थ है, तो हम लोग पीछे पड़े ना, जो जियोग्राफिक नॉर्थ है और ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, धरती के सरफेस पर इसकी दूरी कितनी है? करीब 500 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। तो अब देखो, यदि मान लो इक्वेटर पर हो, तो इक्वेटर पर जाओगे तो आपका एंगल ये बनेगा, ये बना, यहाँ इक्वेटर है। यदि तुम पोल के पास चले गए यहाँ पर, तो ये दूरी पास हो गई, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है ये डेल्टा, ये बड़ा बनेगा। इधर वाला इक्वेटर के पास वाले जगह पर
ये एंगल क्या बनता है, छोटा बनता है। तो जैसे जैसे तुम नॉर्थ की ओर बढ़ते जाते हो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बढ़ता जाता है। तो ये डेल्टा increases when we move towards नॉर्थ। ठीक है ना। भारत में ये एंगल बहुत ही थोड़ा होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो मैंने जियोग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ का अंतर इंडिया वालों को पता नहीं लगता, लेकिन जैसे जैसे आप रूस की ओर जाओगे है ना, या यूरोप में जाओगे तो मैग्नेटिक नॉर्थ और क्योंकि मैग्नेटिक नॉर्थ और जियोग्राफिक नॉर्थ पास पड़ जाते हैं, उसकी वजह से वो एंगल जो है बहुत ही बड़ा हो जाता है ना। दोनों के बीच का जो एंगल हो जाता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। ठीक है। जबकि हमारे यहाँ से वो दूरी बहुत बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा होने की वजह से ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कम पड़ता है। ठीक है ना। तो इसका ये टेक्निकल परिभाषा दिया है कि द वेरिएशन ऑफ एंगल ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, जमीन पर बैठ जाओ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, बिटवीन मैग्नेटिक नॉर्थ एंड द ट्रू नॉर्थ, इसी चीज़ को एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। अच्छा, इस चीज़ को ऐसा समझ, यहाँ पर भी चित्र में दिया हुआ है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, है ना, ये जियोग्राफिक मेरिडियन है। तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ इधर है और ये जियोग्राफिक नॉर्थ इधर है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन डेल्टा है। ठीक है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का वेरिएशन की बात हो तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की ओर जाओगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बढ़ता जाता है। ठीक है। अब अगला देखो, अगला टर्म प्रयोग होता है मैग्नेटिक एंगल, मैग्नेटिक डिप एंगल, एंगल ऑफ डिप। देखो ये एक यंत्र है ना। तो ये इसमें क्या है, इसमें मैग्नेटिक नीडल जो रहती है वो वर्टिकल प्लेन में रहती है। क्या रहते हैं, वर्टिकल प्लेन में रहती है। अच्छा, ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन की ओर, ये जिधर धरती का मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा बी, उसकी दिशा को पॉइंट करती है। ठीक है ना। तो कहीं पर इसको रख दोगे तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ क्या होती है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बनाती है। इस एंगल को हम एंगल ऑफ डिप कहते हैं, है ना। ये क्या होती है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये डिप बनाती है, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है एंगल ऑफ डिप कहते हैं। लेकिन ये जो एंगल ऑफ डिप थीटा होता है वो ये प्लेन के साथ बदलता जाता है। जैसे मान लो ये इसका जो प्लेन है ना, इसको थोड़ा सा आप घुमा दो तो उससे क्या होगा, उससे ये प्लेन बदल जाता है। प्लेन थोड़ा सा बदल जाएगा तो ये थीटा का मान भी बदल जाता है। ठीक है ना। तो इसलिए इसको डेफिनेशन में क्या कहते हैं कि मैग्नेटिक डिप या एंगल ऑफ डिप, है ना, ये ऐसे डिफाइन करता है, एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल लाइन, किसी भी पॉइंट पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे तो इसके बीच का जो एंगल होगा उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप कहते हैं। लेकिन इसमें शर्त यह है कि इस एंगल को आपको इन प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में नापना होगा, है ना। ये प्लेन आप घुमा सकते हो लेकिन वो हम इसको मैग्नेटिक मेरिडियन में नापना पड़ेगा, है ना। तो इसको एंगल ऑफ डिप कहते हैं। अब वो एंगल ऑफ डिप का वेरिएशन कैसे होता है आप ये थोड़ा सा ये समझो। एंगल ऑफ डिप का जो वेरिएशन होता है, एंगल ऑफ डिप का जो वेरिएशन होता है वो, अब देखो एंगल ऑफ डिप मैंने यहाँ पर देखो ये कैसे लाइन मुड़ रही है, ऐसे, है ना। एंगल ऑफ डिप का मोटे मोटे वेरिएशन समझते हैं, है ना। वेरिएशन क्या है कि ये परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस एट द पोल, नंबर 1। यदि इस पोल को, वो जो इंस्ट्रूमेंट था ना,
उस इंस्ट्रूमेंट को यदि आप पोल पर ले जाओ तो पोल पर वो सीधे नीचे की ओर वर्टिकल हो जाता है। तो परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस एट द पोल, माने ये 90 डिग्री हो गया, थीटा क्या हो जाएगा, पोल पर 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। और यही थीटा जब इक्वेटर पर नापोगे तो इक्वेटर पर देखो ये हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हो जाएगा, तो ये थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एट इक्वेटर, ठीक है ना। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, द फील्ड पॉइंट डाउनवर्ड इन नदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर देखो, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस जो होता है ये पृथ्वी का टेंजेंशियल पर सरफेस है कि नहीं। अब ये लाइन देखो नीचे की ओर मुड़ रही है ऐसे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है निगेटिव होती है। क्या, जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में आओगे तो ये जो है नीचे की ओर होगी, वर्टिकल डाउनवर्ड। द फील्ड पॉइंट्स डाउनवर्ड इन नदर्न हेमिस्फीयर, देखो ये है ना, नीडल आपको ऐसे रुकेगी जिधर फील्ड लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल से नीचे रुकेगी, ठीक है ना। अच्छा, ये तीसरी बात, यदि सदर्न हेमिस्फीयर में चले जाओ तो ये पॉइंट जो है वो हॉरिजॉन्टल के ऊपर है ना। ये देखो ऐसे नीडल आप जो है हॉरिजॉन्टल के ऊपर जाकर खड़ी होगी, ठीक है ना। तो उसका जो इंस्ट्रूमेंट तुम पीछे देखे हो, तो उस इंस्ट्रूमेंट का जो नॉर्थ पॉइंट है ना, तो वो हॉरिजॉन्टल से ऊपर हो जाएगा, है ना। ये चौथा पॉइंट। इस तरह का वेरिएशन जो होता है एंगल ऑफ डिप के साथ देखने को मिलता है। डिप एंगल को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुतों को समझ में नहीं आता है या कम समझा जाने वाला यह टॉपिक है, और इस पर सवाल बहुत बनते हैं, इसलिए इसको सही स्थिति में समझना चाहिए, है ना। तो देखो ये जो सामने यंत्र दिख रहा है, ये जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, इसमें क्या है, ये मैग्नेटिक नीडल है, इसका ये नीडल का नॉर्थ है और ये नीडल का साउथ है, ठीक है ना। यदि किसी पॉइंट किसी जगह पर आप उसको ले जाकर रखोगे तो ये किस दिशा में इंक्लाइंड होगी, ये नीडल जो होगी हमेशा धरती के मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में इंक्लाइंड होती है, मन झुकती है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें नीडल जो है वर्टिकल प्लेन में रखी हुई है, तो ये क्या होती है, ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन है किसी जगह का, और उस हॉरिजॉन्टल से मैग्नेटिक नीडल देखो कैसे झुकी हुई है, ठीक है ना। तो ये जो एंगल बनता है ना, किसको, ये मैग्नेटिक नीडल और ये हॉरिजॉन्टल के बीच का, इस एंगल को ही एंगल ऑफ डिप कहते हैं, इसको हम थीटा कहते हैं, इसको हम ये थीटा कहते हैं। इसका नाम इंक्लिनेशन भी कहते हैं, इसको इंक्लिनेशन भी कहते हैं, है ना, इसको इंक्लिनेशन एंगल भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ है। तो मैग्नेटिक डिप के बारे में हम लोग समझ जाए, इसका जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो क्या है कि मैग्नेटिक डिप एंगल इज द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड है ना। ये जो टोटल है उसका कंपोनेंट नहीं, है ना, टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट अ गिवन लोकेशन, अलग अलग लोकेशन पर ये अलग अलग होता है, तो इसलिए पर्टिकुलर लोकेशन का पर ये एंगल ऑफ डिप होता है ना। लेकिन इसकी एक और शर्त है, मेजर्ड इन अ प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। ये जो प्लेन होगा ना, ये जो इंस्ट्रूमेंट जिस प्लेन में मेजर कर रहा है, ये क्या होता है, ये मेरिडियन प्लेन होना चाहिए, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जो मेरिडियन प्लेन नहीं होगा तो उसमें ये एंगल थीटा जो है अलग अलग आता है। इसी को जैसे मान लो इसको थोड़ा सा आप इसके सापेक्ष घुमा दो, ऐसे घुमा दो तो प्लेन बदल जाएगा, तो प्लेन बदल जाए तो इसमें थीटा का मान बदल जाता है, ठीक है ना। तो अलग अलग प्लेन में
इसका थीटा वेरी करता है। इसीलिए इस थीटा को मेरिडियन की परिभाषा में थीटा को ये इंक्लूड ये होना चाहिए, measured in plane of magnetic meridian of that location, meridian of that location, ठीक है ना। और अलग अलग लोकेशन का अलग अलग होता है, ठीक है। एक बात ये ठीक है, समझ गए। प्लेन वेरिएशन के साथ थीटा का वेरिएशन होगा, उसका आगे अभी समझते हैं। तो इसके मुख्य बातें क्या क्या है देखो, ये जो तुम्हारा है ये मैग्नेटिक नीडल है, नीडल का जो मैग्नेटिक फील्ड है लाइन है ऐसे, है ना। ये इसको आप ये सोचो ये एक वेक्टर है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल के यदि साउथ, यदि तुम नॉर्थ हेमिस्फीयर में हो तो आपको क्या होगी, ये नीडल जो होती है ना, वो वर्टिकल से ये नीचे, ये हॉरिजॉन्टल से नीचे की ओर पॉइंट करेगी, तो इसको माइनस थीटा होगा, है ना। नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये नीडल जो होती है नीचे हॉरिजॉन्टल से नीचे डाउनवर्ड पॉइंट करती है ना, नॉर्थ इसका ये रहता है। लेकिन यदि यही साउथ, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है ना, और यदि इसी को साउथ हेमिस्फीयर में चले जाओ तो ये नीडल जो होती है ये ऐसे पॉइंट करती है, नॉर्थ उसका ऐसे रहेगा, और ये जो एंगल बनाएगी नॉर्थ वो थीटा पॉजिटिव बनाएगी, है ना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर होगी, तो ना ये इंक्लिनेशन रहता है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ये जो पोल पर अर्थ मैग्नेटिक पोल, ये इसमें ये जो पहला पॉइंट कर रहा है कि अर्थ के मैग्नेटिक पोल पर मैग्नेटिक डीप एंगल 90 डिग्री होता है। अच्छा, दोनों ही पोल पर होगा, ऊपर चाहे साउथ पोल पर जाओ, यानी वो कहाँ पर जाओगे, ये मैग्नेटिक पोल पर जाओगे तब, ठीक है ना। और जब साउथ पोल पर जाओगे तो भी 90 डिग्री होगा, और नॉर्थ पोल पर जाओगे, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल पर जाओगे तो भी 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये एंगल ऑफ डिप के साथ ये रहेगा। अच्छा, इक्वेटर के ऊपर ये जो है मैग्नेटिक एंगल जो होती है 0 डिग्री होती है ना, वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहता है। ये इसको यदि आप देखोगे नीडल को तो वो पूरी हॉरिजॉन्टल के साथ अलाइन रहेगी, कोई एंगल नहीं रहेगी, 0 डिग्री बनाएगी, ठीक। दूसरी, बिटवीन द अर्थ मैग्नेटिक पोल एंड अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर द मैग्नेटिक डीप एंगल वेरी 0 to 90 डिग्री। हाँ भाई, ये जो है ना पोल पर जाओगे तो या तो ये नीचे की ओर, साउथ पोल पर ऐसे नीचे की ओर हो जाएगा, और नॉर्थ पोल पर जाओगे, हाँ ये नॉर्थ पोल पर जाओगे तो सीधे ऐसे नीचे 90 डिग्री हो जाएगी, और साउथ पोल पर जाओगे तो ये नॉर्थ वाला ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों ही जगह पर इक्वेटर से 90 डिग्री ऊपर या 90 डिग्री नीचे ये बनेगा, ठीक है ना। तो इसका वेरिएशन, एंगल ऑफ डिप का वेरिएशन जो होता है 0 से 90 डिग्री रहता है, ठीक है ना। बहुत रिफाइंड वे में कोई कहता होगा तो आप ये कहो कि साउथ हेमिस्फीयर, है ना, साउथ हेमिस्फीयर में ये क्या है, पॉजिटिव रहता है ना, ये डीप एंगल पॉजिटिव रहता है एक। दूसरा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में चूँकि नीचे रहता है डाउनवर्ड, नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये निगेटिव रहता है, ठीक है ना। बहुत बारीक से आप बोलो तो आप इतना कह सकते हो, लेकिन इसको समझ के रखना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी इशू जो हमने बताया कि जो ये एंगल ऑफ डिप होता है ना, ये जो डिप एंगल जो आप देख रहे हो, ये वर्टिकल प्लेन को यदि हम थोड़ा सा रोटेट कर दें, है ना, तो उसमें एंगल बदल जाता है ना, ये थीटा का एंगल। तो ये थीटा जो होती है जिसको कि डिप एंगल कहते हैं एक्चुअल, है ना, वो कहाँ नापते हैं, वो डिप एंगल मेरिडियन प्लेन में, मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में नापना चाहिए, है ना। मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन भी किसी पॉइंट पर वो वर्टिकल प्लेन होता है, ठीक है ना, वो वर्टिकल प्लेन ही होता है, लेकिन वो जो है बिल्कुल नॉर्थ एक्सिस जो मैग्नेटिक एक्सिस है उसको कवर किए हुए रहता है, ठीक है ना। तो मेरिडियन प्लेन को मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन हमने पहले बता चुके हैं।
तो ये क्या होना चाहिए, थीटा को मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में होना है। अब मान लो प्लेन आप बदल दिए तो उसका क्या असर पड़ेगा, वो आप ये देखो। यहाँ पर हम प्लेन वेरिएशन का इम्पैक्ट देखते हैं। देखो इसमें ये क्यूब दिख रहा है ना, क्यूब का ये नीचे वाला बेस है, हम इसका नाम दे देते हैं ए बी, ये इस वाले को सी, इस पॉइंट को हम डी कह रहे हैं, डी कह दो, ठीक है ना। अभी आप यही टर्मिनोलॉजी यूज करो। ये क्या है, ये इसका कुछ और नाम दे देते हैं, चलो ई कह देते हैं और इसको एफ कहते हैं। तो देखो ए ई डी एफ, ये बेस है ना, इस क्यूब का बेस हो गया, दिख रहा है, ये ऊपर इसका टॉप है। तो इसको आप ये कह दो एफ डैश और ई डैश, ठीक है ना। तो ई डैश एफ डैश, तो ये इसका टॉप है। देखो ए बी एफ सी डी, ये टॉप है, ठीक है ना। अब ये जो बी सी है, बी सी डी ए, ये क्या है, मेरिडियन प्लेन है। क्या है, बी सी डी ए, ये इस क्यूब का डायगोनल प्लेन दिख रहा है ना। तो बी सी डी ए इज मेरिडियन प्लेन, मेरिडियन प्लेन, ठीक है ना। कौन सा, इक्वेटोरियल, मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन, सॉरी ये मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन, ये देखो ये क्या है, बी सी डी, आप ऐसे ले लो। तो इस प्लेन में ये, और ये बी सी हॉरिजॉन्टल लाइन है, बी सी क्या है, देख बी सी इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, जॉन्टल लाइन। आपने मेरिडियन प्लेन ले लिया, उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन एक बी सी बना दिया। अब जो आपका बी डी है, बी डी क्या है, बी डी इज, ये क्या है, बी वेक्टर है, अर्थ मैग्नेटिक प्लेन। बी डी इज डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक प्लेन, ठीक है ना। अब ये समझ में आया। तो अब ये बताओ एंगल थीटा जिसको बोलोगे, एंगल थीटा कहोगे जो डिप एंगल, तो ये एंगल थीटा हो गया। हॉरिजॉन्टल से जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो एंगल बनाता है, ये थीटा क्या हो गया, तो थीटा इज डिप एंगल, यही हमारा डिप एंगल है ना, यही हमारा परिभाषा है। हम इसी डेफिनेशन से हम थीटा डिफाइन करते हैं। मेरिडियन प्लेन में जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाता है, उसको हम डिप एंगल कहते हैं, ठीक है भाई। अब इस प्लेन को है ना, एक अब यही चीज़ जो है ना, ये किसी दूसरा प्लेन, ये वाला प्लेन में देखो, ऐसे इस प्लेन को हमने घुमा दिया। हालांकि ये ज्योग्राफिक प्लेन है, लेकिन ज्योग्राफिक नहीं, कुछ भी होगा। मान लो ये डेल्टा एंगल पे है, क्या है, ये डेल्टा एंगल पर कोई सा प्लेन है। अब इसी डीप को हम इसमें नापेंगे, तो ये डीप जो क्या होगा देखो, तो इसका एक कंपोनेंट होगा ऐसे। इस पर आप जरा ध्यान से देखो। पहले ये देख लेते हैं बी सी क्या होगी। बी सी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, देखो इसको हम तोड़ दो। पहले इसको मेरिडियन प्लेन में ही इसके दो कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं। इसका बी वर्टिकल और इसका बी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल को केवल एच कह देते हैं, दोनों एक। तो आप ये कह सकते हो कि एच क्या है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बी का, वो कितना है, बी कॉस थीटा, है कि नहीं। देखो ये कॉस थीटा, अच्छा। और बी वर्टिकल जिसको हम कह रहे हैं, वो कितना है, बी साइन थीटा है। जब दूसरे प्लेन में जा रहे हो तो देखो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, बी एफ सी ई डैश जो है वो, यह टॉप जो है ना हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो अब इस एच वाले को हम दो कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, एक ऐसे पैरेलल और इसका एक परपेंडिकुलर पैरेलल।
इस प्लेन के परपेंडिकुलर पैरेलल, ठीक है ना। तो अब इसका ये देखो बी सी, मैंने एच का कंपोनेंट एला बी ई डैश है ना, का ये आप तोड़ रहे हो तो कितना बनेगा एच कॉस डेल्टा, ठीक है ना, एच का डेल्टा ये बना। अब जो नीडल है ना, नीडल को आपने ऐसा कंस्टेंट कर लिया है कि ये जो आपका ये प्लेन है बी ई डैश ई ए, इस प्लेन में ही वो नीडल बनी रहेगी। तो अब उस नीडल को अब आपको नीडल को विवश होकर के इस दिशा में देखो ऐसे, ये बी ई डैश और बी वी के ये वर्टिकल कंपोनेंट तो वही रहेगा यहाँ पर भी, लेकिन इस प्लेन में ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बदल गया, बी ई डैश हो गया, और इन दोनों का रिजल्टेंट देखो बी ई दिशा होगी, और ये जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ डैश थीटा डैश बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये tan थीटा डैश यहाँ पर क्या बनेगा, tan थीटा डैश जो बना, ये जो थीटा डैश होते हैं ना, दूसरे प्लेन में आपने एंगल नापे तो इस थीटा डैश को बोलते हैं एपरेंट एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप, इसी नाम से आपको सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो थीटा डैश को एपरेंट एंगल ऑफ डिप कहते हैं। चलो भाई अब इतना हो गया। अब इसका थीटा डैश क्या होगा, ये एक्चुअली बी ई की जो दिशा है इस हॉरिजॉन्टल से वो एंगल होगी, वो क्या होगी, उसका tan थीटा डैश हो जाएगा tan थीटा डैश, देखो वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो बी वी बटा एच बी ई दिशा में, है ना, इसी को ये दो वाला है, इसको आप देखोगे तो बी डब्ल्यू बी वी बाई एच कॉस डेल्टा, ठीक है ना। और देखो अब वी वी एच, यहाँ पर क्या चीज़ है, ये जो tan थीटा है, मैंने डिप वाला tan थीटा, वो क्या है बी वी बाई एच, यह है ना, इसी से तो हमने काटा है ना, ये तीसरे हो। तो यहाँ पर देखो यानी बी बी बाई एच को आप tan थीटा कहते हो, तो बी बी बाई एच को tan थीटा कह दो, tan थीटा बाई कॉस डेल्टा, ठीक है ना, ये आप समझ गए। तो यहाँ पर हम देखो एपरेंट थीटा और जो डिप है इन दोनों में अंतर है, एपरेंट डिप और एक्चुअल डिप जिसको बोलते हो, है ना, इन दोनों में अंतर है। और वो अंतर क्या है, जो एक्चुअल डिप है हमेशा छोटा रहता है, एपरेंट डिप जो है हमेशा बड़ा रहता है, ठीक है ना। और वो कैसे होगा, ये देखो, ये तो एक चित्र से भी दिख रहा है, और मान लो नहीं देखता तो ये जो कॉस डेल्टा जो होता है ना, कॉस डेल्टा जो होता है ना, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा एक से छोटा होता है। तो छोटी संख्या से भाग दोगे इसमें, तो tan थीटा डैश क्या होगा, tan थीटा डैश इज उसकी वैल्यू ग्रेटर देन tan थीटा, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा डैश इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू थीटा होगा, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें इस पर सवाल बनते हैं। तो वो कहता है कि यदि प्लेन को हमने इतना डिग्री पर हम घुमा दिए हैं, है ना, या इतना डिग्री में हम एपरेंट थीटा डैश नापते हैं तो हमें इतना मिलता है, तो बताओ एक्चुअल थीटा कितना है, एक्चुअल डिप कितना है, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए कि वर्टिकल प्लेन वेरिएशन से किस तरह से ये वेरिएशन होता है ना, ठीक है ना। ये जो tan थीटा डैश जो दूसरे वाले प्लेन में जिसमें मैग्नेटिक नीडल रुक रही है, जो वर्टिकल से जो एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से, तो इसको थीटा डैश कहते हैं, और इस थीटा डैश को क्या बोलते हैं, एपरेंट अपरेंट है
नहीं एपरेंट एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप, ठीक है ना। तो ये रिलेशन जो है बहुत ही काम का है कि एपरेंट एंगल ऑफ डिप इतना क्या है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा देखो, तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इम्प्लाई, जरा थोड़ा में एक tan थीटा बराबर ये जो थीटा है वो cos डेल्टा इंटू tan थीटा डैश, ठीक है कि नहीं, ठीक है बोलो। इसमें ये क्या निकला हमारा, या इसी से निकालो tan थीटा डैश, tan थीटा डैश इक्वल टू tan थीटा बाई cos डेल्टा। अब इसे बताओ कि इन दोनों में बड़ा कौन होगा, बड़ा कौन होगा, थीटा बड़ा होगा कि थीटा डैश बड़ा होगा। देखो tan थीटा डैश जो है tan थीटा से हमेशा बड़ा होगा, वजह कि क्यों कास डेल्टा जो होता है वो छोटा होगा, कास डेल्टा 1 से छोटा होता है, तो छोटी संख्या से भाग दोगे तो बड़ी संख्या मिलेगी, तो tan थीटा डैश बड़ा होगा। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा डैश इज ऑलवेज ग्रेटर देन थीटा, है ना। थीटा डैश हमेशा, इस थीटा डैश जो बनेगा दूसरे वाले प्लेन में वो हमेशा थीटा से बड़ा रहता है। इसको कहते हैं एपरेंट एंगल ऑफ डिप। तो ये रिलेशन कई बार पूछा जाता है ना, और इसको याद करके रखना, tan थीटा डैश इक्वल टू tan थीटा बाई cos डेल्टा। cos डेल्टा ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, और ये है ना, और ये डेल्टा आपका पता रहेगा। तो धरती का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया रहे और वो पूछा रहेगा कि इस दिशा में, इस प्लेन में धरती का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना दिखेगा, तो ये कंपोनेंट को आप ऐसे बताओगे, ठीक है। आगे बढ़े, देखो अब इसके ऊपर कुछ सवाल बनते हैं, है ना। तो जहाँ तक मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिज्म का, जियो मैग्नेटिक का प्रश्न है, वह इतना ही है। वही 2-3 जो फॉर्मूले आपने समझा, जो कॉन्सेप्ट समझा, उतने ही है। इसी के ऊपर पिछले वर्षों में सवाल पूछे गए हैं, और जो अभी हाल में 2-3 वर्षों में पूछे गए हैं, तो उस सवाल को हमने कलेक्ट किया है, और जो इस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और इसी से रिलेटेड टॉपिक पर है, तो इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। ये पहला सवाल देखिए, इस सवाल में क्या बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस है जितना, ठीक, ए वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग कैरिंग करंट इतना, इधर साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना। तो वो क्या है देखो, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये मान लो ये ऐसे है, ये एच है, नॉर्थ की ओर लग रहा, इसमें ये मैग्नेटिक नॉर्थ और जियोग्राफिक नॉर्थ की बात नहीं कर रहा, ये एक कर दिया, और फिर उसके बाद ये कह रहा है कि नॉर्थ वेस्ट, मतलब ये 45 डिग्री पे ये कंडक्टर रख दिया, ठीक है ना। ये नॉर्थ वेस्ट है और ये साउथ वेस्ट है ना। ये क्या है यहाँ, ये साउथ वेस्ट है, यहाँ रख दिया, और इसमें पूछ रहा है इस पर फोर्स कितना लगेगा। तो इन दो ही के बीच में देखें, आई इसमें लग रहा है √2a एम्पियर, है ना। तो फॉर्मूला बस लगाना है, द फोर्स इक्वल टू I L क्रॉस B। तो यहाँ पर H है ना, बाकी और कुछ के बारे में कुछ दे नहीं रहा है, नहीं दे रहा है तो तुम तो इतने में निकालो। तो ये हो गया, I दिया है √2, L दिया है 1 मीटर पर, H कितना है 3.5 × 10⁻⁵ टेस्ला, ठीक है। तो अब इसको देखो कितना हुआ, अच्छा ये साइन भी तो लगेगा ना, इसमें साइन 45 भी तो होगा, ये देखो LH साइन 45, देखो ILS साइन 45,
ये लगेगा ना, साइन 45 का 1/√2, √2 से √2 कटा, ठीक। और ये कितना बना, 10⁻6 के टर्म में चाहिए इसको, तो ये हो गया देखो 35 × 10⁻6 न्यूटन, ठीक है ना, न्यूटन पर मीटर। तो इसका उत्तर हुआ n कितना होगा, यहाँ पर क्या लिखेगा 35 करना है, ठीक है। बस ये इतना ही। ये वर्टिकल कंपोनेंट के कारण कितना फोर्स लगेगा उसकी बात कर ही नहीं रहा है ना, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रहा है और उसी के बाद बाकी में चुप्पी साध रखा है, ठीक है। इसके बाद भी ये भी मैग्नेटिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक नॉर्थ के बीच का डिफरेंस नहीं बता रहा, ठीक है ना। तो ये तो मैंने जो भी ये सवाल दिया है इसके परिस्थिति को देख करके आप यही समझो कि ये जो है ऐसे मामलों में थोड़ी सी चतुराई ज़रूरत होती है। तो इसमें नॉर्थ जो होता है, इन्होंने मान लिया कि ये एच जो है नॉर्थ है, हालांकि इनको क्वालिफाई करना था कि ये नॉर्थ है और ये, तो इनके बीच का एंगल सीधे बता देते 45 डिग्री है, बाकी इस नाटक करने का कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी जो भी है ये देखो, तो एच और आई के बीच में, आई या एल के बीच में 45 डिग्री का कोण है, ये मानकर चलो, बस इतनी कहानी है। बाकी कैलकुलेशन आगे बढ़े, अगला सवाल देखो। ये अगला सवाल देखिए। इस सवाल में क्या ये रहा है कि एक सीलिंग फैन है ना, सीलिंग फैन है और इसमें तीन ब्लेड लगे हुए हैं, है ना। सबकी लंबाई एक की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, इन्होंने ये बता दिया। और इस आरपीएम है, आरपीएम माने पर मिनट, इतना रिवोल्यूशन पर मिनट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड धरती का इतना है, एंगल ऑफ डीप इतना है, तो आप बताओ, तो ये इन्होंने इतना डेटा दे दिया। अब पूछ रहे हैं कि इस ब्लेड में ईएमएफ कितना होगा, है ना, ये चाहिए, इंड्यूस ईएमएफ बताओ। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है ना, कि अब ये देखो, जैसे मान लो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, यदि ये एक तार है ना, और इस मैग्नेटिक फील्ड में, बी मैग्नेटिक फील्ड में एल लंबाई का तार वी वेलोसिटी से मूव करता है, तो इसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक, इसमें चूंकि ये वी वेलोसिटी से, ये इसमें जो चार्जेज है ना वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है उस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। फोर्स लगाएगा तो इनके तार के किनारों के बीच में वोल्टेज ई पैदा हो जाता है। तो ई जो होता है BVL, है ना, आता है, ठीक है ना। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे इंडक्शन में ठीक से। इसको कहते हैं मोशनल ईएमएफ, मोशन की वजह से ईएमएफ डेवलप होता है, मोशनल ईएमएफ, ठीक है ना। अभी ठीक है, एक ये है, लेकिन इसमें क्या है, अभी जो हम ब्लेड के, इसमें सारे के सारे पार्टिकल हैं भी वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, लेकिन जब ये यदि ये पंखा है ना, पंखा का ये एक ब्लेड ले लो, ये एल लंबाई का है, तो चूंकि ये ऐसे मूव कर रहा है ओमेगा से, है ना, तो इसके सभी पॉइंट जो हैं अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है उसका फार्मूला होता है E = हाफ B मैग्नेटिक फील्ड, है ना, जो इसके वर्टिकल हो, मैग्नेटिक फील्ड जो इसके वर्टिकल लग रहा है, इस पंखे के ब्लेड के वर्टिकल लग रहा है वो, है ना, B वर्टिकल इंटू L² ओमेगा, इतना होता है। हम लोग इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। अब जो तुम्हारा ये ब्लेड है हॉरिजॉन्टली घूम रहा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, लेकिन वो धरती का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो उससे B की दिशा क्या है, ये एंगल ऑफ डिप बता दिया है, ये 30 डिग्री पर झुका हुआ है, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है V, है ना, B वर्टिकल, इसका क्या होगा B sin थीटा,
बी साइन थीटा होगा, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस मामले में किसी काम का नहीं है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस नहीं करेगा। तो हमारा ये बी वर्टिकल चाहिए। तो देखो बी वर्टिकल कितना हो गया, ये 0.5 गुणित 10⁻⁴, तो ये तो दिया हुआ है ना, और एंगल ऑफ दिया है 30, तो ये हो गया साइन 30, साइन 30, ठीक है। तो ये 1/2 है, 1/2 यहाँ से आएगा, 1/4 गुणित 10⁻⁴। ये क्या चीज़ होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, बी हो गया। अब ओमेगा देखो, ओमेगा क्या है, पर सेकंड चाहिए हमको, है ना, तो 2 पाई, आरपीएम है 1200 पर मिनट, है ना, पर मिनट मैंने 60 सेकंड में। तो अब ये घटाओ, ये हो गया 6, 6 दूना 12, तो ये हो गया 20, है ना, तो ये हो गया 40 पाई, ठीक है ना, ये दूसरा हो गया। तो बस इसमें वैल्यू रख दो आप, ओमेगा मिल गया, एल मिल गया। देखो ई बराबर कितना हो गया, हाफ बी भी है 1/4 गुणित 10⁻⁴, ठीक है, और ये एल है 0.8 गुणित 0.8, ठीक, एल स्क्वायर हो गया, ओमेगा आ गया 40 पाई, ठीक है ना। तो ये 4 से ये कट गया, तो ये हो गया 0.2, ठीक है ना, और 2 से इसको कटा दो तो ये 20 पाई हो गया, ठीक है ना। तो अब 0.2 इसको दे दें अपने को, ये 0.5 के टर्म में आए, 10⁻⁵ के टर्म में चाहिए, तो ये आ गया, इसको एक पॉइंट, तो इसको 8 दूना 16 दूना 32, कितना हो गया देखो, 10 पाई रह गया, 10⁻⁴ रह गया, -4, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो ये हो गया 3.2 हो गया, है ना, पाई। तो ये हो गया कि 32 पाई गुणित 10⁻⁵, तो इसका आंसर हो गया 32, ठीक है ना। एन के वैल्यू चाहिए, एन पाई इतना, तो ये हो गया 32, ठीक है, यही फॉर्मूला है। आगे अगला सवाल देखें। अगला ये सवाल कहता है कि ये असर्शन है और रीजन है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि मैग्नेट्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट सॉफ्ट आयरन के बनाए जाते हैं, ठीक है, ये सही बात है। द सॉफ्ट आयरन हैज हाई परमेबिलिटी, परमेबिलिटी उसकी हाई होती है, एंड लो रिटेंटिविटी, ये भी सही बात है, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं उसमें हमको चाहिए कि इसकी सैचुरेशन करंट ज़्यादा रहे और फिर उसकी रिटेंटिविटी भी कम रहे, है ना, और ये कोर्सिविटी भी कम रहे, ठीक है ना। तो ये रिटेंटिविटी जितनी कम रहेगी उतनी अच्छा है। सॉफ्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट के मामले में काम क्या है, ये देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक काम है उसका लोड उठाने का, है ना, जैसे क्रेन में लगा हुआ है और उसको किसी वेट को चिपकाना है, तो ये जो वेट है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट तुरंत बनाओ, जैसे ही करंट पास करोगे तुरंत मैग्नेटाइज हो जाना चाहिए और इसको, इस लोड को लिफ्ट कर ले। ये तभी करेगा कि जब उसका मैग्नेटिक फील्ड हाई हो, तो इसमें हाई सेचुरेशन पॉइंट रहना चाहिए। ये कब आएगा, जबकि म्यू बहुत हाई हो, है ना, जब म्यू बहुत बड़ा हो, तो इसीलिए तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। साथ ही साथ दूसरा काम ये है कि जब इस वेट को, इस लोड को उठा करके दूसरे जगह रख दिया यहाँ पे, तो आप चाहते हो कि जैसे ही करंट पास हो जाए तुरंत ये मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाए, ताकि ये लोड डिटैच हो जाए और फिर अब दूसरा काम करेगा। तो ये बिल्कुल वही है, जब रिटेंटिविटी जितनी लो रहेगी उतना ही इसके लिए उपयोगी है, और जितना ही उसका मैग्नेटिक ये म्यू आर
यह मैग्नेट क्या बोल रहा है ये कि इसका परमेबिलिटी जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी मजबूत, उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों ही सही है कि ए और आर आर द करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, वेरी गुड, ये भी सही है। इसी बात को दूसरी तरह से ये देख रहा है, सॉफ्ट आयरन इज अ सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट। दिस इज, क्यों भाई, बिल्कुल यही काम है, हाई परमेबिलिटी लो रिटेंटिविटी। देखो कहीं है लो कोर्सिविटी हाई रिटेंटिविटी, नहीं, ये तो परमानेंट, ये तो अभी काम का नहीं है। लो कोर्सिविटी, लो कोर्सिविटी, लो परमेबिलिटी, ये भी नहीं चलेगा। कोर्सिविटी लो रहे और परमेबिलिटी लो रहे तो स्ट्रांग मैग्नेट नहीं बनेगा। हाई परमेबिलिटी एंड लो रिटेंटिविटी, परमेबिलिटी हाई, वही चीज़ तो है, इसी चीज़ का ये अब दूसरे रूप में कर दिया, इसलिए सी सही है। ये अपने डायमैग्नेटिक जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का है, ठीक है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का जो चैप्टर है उसका जो वीडियो है आप देखोगे, उसके थियरी में इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, और किस चीज़ के लिए क्या चाहिए, किस तरह का मटेरियल चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट के मामले में, डायनेमो के मामले में, मोटर के मामले में, जो भी रहेगा किस तरह का हमें प्रॉपर्टी चाहिए वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। ये थियोरेटिकल वीडियो जो होते हैं इसी तरह के सवालों को लगाने के लिए होते हैं, बनाए हुए हैं। तो यदि आप उसको ठीक से पढ़ लोगे तो इस तरह के सवालों में कभी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद जब ये करोगे तो तुमको अच्छा लगेगा और तुम आसानी से कर पाओगे। अगला चलो, ये क्या पूछ रहा है कि अ करंट रिक्वायर्ड टू बी पास थ्रू अ सोलेनॉइड 15 सेंटीमीटर लेंथ है ना, और ये जो है इतना टर्न है, इन ऑर्डर टू डीमैग्नेटाइज द बार मैग्नेट इंटेंसिटी इतना। देखो ये बार मैग्नेट है, उसकी इंटेंसिटी इतना है, पूछ रहा है कि चाहिए क्या इसको, द करंट रिक्वायर, करंट बताओ क्या होगा, है ना। तो ये जो होता है जो इसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी दिया हुआ है, कितना एच दिया हुआ है, ये कितना 2.4 इंटू 10⁻³ है ना। और ये सोलेनॉइड को इस ये जो होता है ना, आप देखोगे हिस्टेरेसिस कर, तो ये ऐसे गया फिर ऐसे लौटता है तो रिटेन किया, फिर ये आएगा इतना। तो ये जो डिस्टेंस है ना एच का, यहाँ से ये 0 से इतने का, ये कोर्सिविटी है। इतने को डीमैग्नेटाइज करने के लिए आपको इतना उल्टा ओपोजिट मैग्नेटिक इंटेंसिटी लगानी पड़ेगी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी वेक्टर देना पड़ेगा ना। तो ये कहाँ क्या दोगे, ये कितना होना चाहिए, तो एन आई है ना, एन पर यूनिट लेंथ, तो इसको कहोगे कि टोटल नंबर ऑफ एन लेंथ बटा आई, ठीक है ना। तो आई निकालना है हमें, एच दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है, आई इक्वल टू एल एच बाई एन, ठीक है ना। ये अब निकालना है, एल क्या लंबाई दिया है 15 सेंटीमीटर, एच दिया है 60, एन दिया है 60 है ना, 15 सेंटीमीटर का मतलब 15, ठीक। एच दिया कितना 2.4 गुणे 10⁻³ और एन दिया है 60 टन, ठीक है ना। तो ये हो गया 15 चौका 60 4, लेकिन ये पॉइंट ये था ना, ये यहाँ से इसको हटा देते हैं एक, तो ये 240/4, तो ये हो गया 240 क्यों आ रहे, ये 0.14 है ना, तो ये तो 2 तो ये निकल गया, हाँ अच्छा, ये 15 चौका 60, ठीक है 240 का, हाँ ये 10 भी हो गया,
तो 4 ये हमारा 60 एम्पियर आ रहा है। क्यों? देखो क्या दिक्कत है। पाथ 15 सेंटीमीटर लेंथ, 60 टर्न्स और इंटेंसिटी इतना। हाँ सही है। ये एक्चुअली ये 2.4 है, हम लोग 24 ले रहे थे, ये गलत है। तो इधर 6 एम्पियर, 6 एम्पियर इसे, ये 6 एम्पियर जो दे रहे हैं 6 एम्पियर इसे। अगला सवाल है, इसको बस ऐसे ही करना है। ये देखिए, इस सवाल को देखो कि ये क्या है। एक ये सोलेनॉइड है ना। सोलेनॉइड क्या है? इस तरह से इसमें लूप से रखे हुए, ठीक है ना। ये सोलेनॉइड है, वर्टिकल कॉपर ट्यूब। ये क्या बोल रहा है? ए बार मैग्नेट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ वेरी लॉन्ग वर्टिकल कॉपर ट्यूब एंड सम टाइम। इसमें करंट नहीं बह रही है, बस ये सोलेनॉइड है, ऐसे कर वर्टिकल कॉपर ट्यूब है ना। तो आप तो ये समझ लो कि ये यहाँ पर ये लूप्स हैं ना। ये क्या है? ये सर्कुलर लूप्स हैं। करंट ये क्या? कंडक्टर्स का लूप है ना। इसमें आप मैग्नेट डाल रहे हो, ये नॉर्थ डाल दो, ये साउथ है। इस मैग्नेट को हम ड्रॉप कर दे रहे हैं, ठीक है ना। जब ड्रॉप करोगे तो ये जो सिस्टम है ना, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। फ्लक्स कितना होगा? NB एरिया, ठीक है ना। और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो उसकी वजह से d∅ फैराडे लॉ होता है ना। d∅dt इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये जो है वोल्टेज है, इसको कहो कि इंड्यूस वोल्टेज, इक्वल टू इंड्यूस वोल्टेज। इंड्यूस वोल्टेज, चूँकि ये जो सर्किट है ये क्या है? सर्किट कंप्लीट है ना। तो इसलिए इसमें करंट बहने लगेगी। क्या होगी? इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगी। करंट इंड्यूस करंट जो होती है ना, जो इंड्यूस करंट होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के भी ऑपोजिट होती है। क्या होती है? इंड्यूस्ड करंट, एक लॉ होता है लेंज लॉ, लेंज लॉ है ना। वो ये कहता है, अभी अगले चैप्टर में पढ़ोगे इसको, है ना। जो लेंज लॉ कहता है कि इंड्यूस करंट जो होती है ना, अप्लाइड मैग्नेट का विरोध करती है। तो इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, ये जिसमें करंट बहने लगेगी, ये करंट की तरह काम करेगी। और इसका जैसे नॉर्थ पोल आता है इसके पास, तो इसका विरोध करने के लिए ये खुद नॉर्थ पोल बन जाती है। मतलब इसमें करंट इस तरह इंड्यूस होगी जिससे कि ये नॉर्थ पोल हो जाए। तो नॉर्थ पोल हो जाए तो फिर अब क्या होगी? उसको रिपेलिंग फोर्स आने लगेगा। लेकिन ये रिपेलिंग फोर्स जो होगा, जब मैग्नेट धीरे धीरे गिरेगा ना, तो पहले तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते एक जगह जा करके ये, जबकि इसके ऊपर जो वेट है उसको काउंटर करने के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है ना, और दोनों बराबर हो जाते हैं। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरना शुरू कर देती है ना। फिर वो बढ़ती नहीं है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से तब फिर ये सिस्टम के अंदर फ्लक्स स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये यही बात वो कह रहा है कि क्या हुआ। तो इसमें आप डाल दोगे तो थोड़ी देर के बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव करेगा। तो द मूव डाउन ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड, है ना। जब इसमें डाल दोगे तो ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लगेगा। फिर ये क्या बात है? गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। नंबर 1, अ बार मैग्नेट ड्रॉप थ्रू अ मेटलिक सिलेंडर पाइप, है ना, टेक मोर टाइम टू कम डाउन compared to non-magnet bar with the same geometrical and mass. Non-magnetic bar,
क्या बोला, ए बार मैग्नेट ड्रॉप थ्रू, ओके ठीक है ना। ये इसी पाइप में, ये पाइप है ना, इस तरह एक मैग्नेट को ड्रॉप करोगे तो ये जो है नीचे आने में ज़्यादा समय लेता है, जबकि एक नॉन मैग्नेट बार बिल्कुल उसी तरह का डाल दोगे तो जल्दी आ जाता है, ठीक है ना। तो ये बात तो सही कह रहा है, क्योंकि मैग्नेट के मामले में पीछे जैसा अभी देखे हो, इसमें ओपोजिट करंट के कारण इसमें ओपोजिंग फोर्स लगने लगेगा, जिससे वो एक समान स्पीड से अब मूव करने लगेगा, ठीक है। ये बात सही है। रीजन क्या है, द मैग्नेटिक बार एडी करेंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन मेटलिक पाइप विच ओपोजेज द मोशन ऑफ मैग्नेटिक बार, ठीक है। इसमें जो करंट्स इंड्यूस होती है उसको एडी करंट कहते हैं। तो ये कर रहा है एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड, ये भी सही बात है। इसलिए क्या है, दोनों ट्रू है और बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल सही बात है ना। दोनों ही सही है और दोनों ये आर जो है करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। आगे बढ़े। इसको पढ़ो। ये बेसिकली डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी पर बात कर रहा है। स्टेटमेंट 1, फॉर ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऐसे होती है ना। मैंने ये कह रहा है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है नेगेटिव होती है। बात तो सही है, डायमैग्नेटिक इसी को ही कहते हैं, है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ओपोजिंग होता है। दूसरा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस व्हेन प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टेंड टू मूव फ्रॉम स्ट्रांगर टू वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड, ठीक है ना। ये भी सही बात है। तो उत्तर है दोनों ही करेक्ट, है ना। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, ठीक है। ये बात है। अगला सवाल देखो। ये सवाल देखो, ये फिर एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी पे बात कर रहा। डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये क्या है, किस पर निर्भर है, ये टेम्परेचर पर निर्भर करती है। ये बात गलत, क्यों, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो काई होता है वो कांस्टेंट रहता है, ये टेम्परेचर के सापेक्ष कांस्टेंट रहता है। ये ग्राफ हम लोगों ने जब इसके थियरी पढ़ा है तो उसमें देखा है, ठीक। तो इसलिए ये तो गलत है। दूसरी, द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इन डायमैग्नेटिक सैंपल इज ऑलवेज ऑपोजिट टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड। बात सही है, ये तो सही है। तो 1 इज फॉल्स, 2 इज ट्रू, 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज ट्रू, ठीक है ना। ये आगे बढ़ो। ये बोल रहा, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर है। देखो ये जो है क्यूरी लॉ होता है, काई इक्वल टू काई बाई इक्वल टू सी बाई टी। ये किसके लिए होती है, डायमैग्नेटिक के लिए। और लोहे के लिए क्या होती है, फेरोमैग्नेट के लिए काई इक्वल टू सी बाई टी माइनस सी, टी सी, है ना। तो ये एक्चुअली ये कुछ ऐसा होती है। फेरोमैग्नेटिक के मामले में ये इस तरह होता है और पैरामैग्नेटिक के मामले में ये ऐसे ही गिरता है, ठीक है ना। पैरामैग्नेटिक के मामले में कुछ ऐसा होता है। तो दोनों ही मामले में, ये टेम्परेचर के साथ है, ये काई है। दोनों ही मामले में टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर घटने पर काई बढ़ता है। तो द ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक इंक्रीज है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, बिल्कुल सही। डायमैग्नेटिज्म इज अ रिजल्ट ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेवलपिंग मैग्नेटिक मोमेंट ऑपोजिट टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सही है।
ठीक है ना। तो वो क्या होता है, ये पूरी बात वही डायमैग्नेटिज्म क्यों पैदा होता है उसको समझा रहा, तो ये सही बात कर रहा। तो ये क्या है, बोथ ए एंड टू बी आर ट्रू, मैंने 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। ए नॉन पोलर मटेरियल डोंट हैव एनी परमानेंट डायपोल मोमेंट। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का सवाल है। क्या है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो क्या बोल रहा है ये कि नॉन पोलर सब्सटेंस होते हैं, उनकी डिफिनीशन ही है कि उसका डायपोल मोमेंट नहीं होता। डायपोल माने पोलराइज नहीं होता पहले से। इसमें क्यू और माइनस क्यू प्लस क्यू है ना, उनमें बीच में सेपरेशन नहीं होता। दोनों के सेंटर जो होते हैं एक दूसरे पर कंसाइड करते हैं, है ना। नॉन पोलर में ऐसे ही रहता है। व्हेन द नॉन पोलर मटेरियल इज प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, the center of positive charge distribution of its individual atom or molecule coincide with center of the negative charge distribution. क्या, when non-polar material is placed in electric field, चलो रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, तो क्या होगा, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इस इंडिविजुअल एटम आर मॉलिक्यूल कंसाइड विद सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो यही तो गलत है ना। वो क्या है कि जब ये एटम, कुछ मॉलिक्यूल ऐसा है, जब मैग्नेटिक फील्ड लागोगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज मान लो इधर हो गया तो नेगेटिव चार्ज इधर हो गया, तो इसी को पोलराइजेशन कहते हैं। तो इसमें सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज अलग अलग हो जाते हैं, इससे डाइपोल इंड्यूस हो जाता है। इसी को कहते हैं कि डाइपोल इंड्यूस हुआ, जबकि ये ठीक उल्टी बात बता रहा है, ये गलत है। तो ए है दो गलत, ए सही दो गलत, बी रीजन गलत है। क्या होता है, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, सी सही बात है। ठीक है, आगे बढ़ो। ये क्या है, ससेप्टेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज 99, परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल इज, इसकी परमेबिलिटी क्या होगी, देखो म्यू आर बराबर होता है काई -1, काई +1 होता है ना, ये जो होता है म्यू आर इक्वल टू काई +1, ये है। तो ये 99 पहले से है। अच्छा, म्यू आर इतना होता है, तो म्यू बराबर होता है μ0, है ना, म्यू आर। ठीक, तो ये काई +1, तो ये हो गया 100। ठीक है ना। अब इनको चाहिए क्या, परमेबिलिटी चाहिए, म्यू चाहिए ये, है ना। तो ये μ0 कितना हो गया, μ0 हो जाएगा 4 पाई, है ना, गुणे 10 पर -7 घात होता है। ये देखते हो ना, μ0/4 पाई 10 पर -7 घात होता है। तो μ0 कितना हो गया, 4 पाई गुणित इतना, और म्यू आर की वैल्यू कितनी है 100, 10 पर 2 घात। अब ये कितना हुआ 4 पाई गुणित 10 पर -5 है कोई, 4 पाई ऐसे हो गया, है ना। आगे देखो क्या ये बोल रहा है, स्टेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड है ना, filled with magnetic material having magnetic susceptibility इतना। ठीक है भाई, what is the fractional increase in magnetic field in the solenoid, है ना। ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस डाल दिया, देखो B इक्वल टू कितना होता है, B0 μ0 म्यू आर, ये होता है ना। जब उसमें डालते हो, मटेरियल डाल देते हो, तो B इक्वल टू इतना। तो और ये क्या होता है,
ये म्यू जीरो काय को दे रहे हैं, म्यू जीरो तो सॉरी ये फार्मूला हम लोग ऐसे लिखेंगे, म्यू जीरो नहीं रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड ही ले रहे हैं इंडक्शन। तो ये हो गया म्यू जीरो, है ना, और ये काई प्लस वन, ठीक है कि नहीं। अब ये पूछ रहा है कि कितना फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, पहले बी जीरो था, है ना, अब वो बी हो गया, तो कितना हो गया देखो, इसको बी माइनस बी जीरो बराबर बी जीरो काई हुआ कि नहीं। तो इसका ये पूछ रहा है फ्रैक्शन बी माइनस बी जीरो बटा बी जीरो, ये कितना हो गया काई, ठीक है ना। ये काई के बराबर इतना परसेंटेज चाहिए इसको, क्या द फ्रैक्शनल चाहिए, ये इतना चाहिए काई कितना है 1.2 पर 5 घात, यही ए, ठीक है ना। ये बस परिभाषा से संबंधित है कि इसमें ये कह रहे हैं कि ये मान लो एक सोलेनॉइड है, आपने ये रख दिया, इसमें मटेरियल भर दोगे तो इसमें काई टाइम बन जाएगा, म्यू आर टाइम हो जाएगा, और म्यू आर जो होता है ना काई प्लस वन होता है, ठीक है ना। ये उसकी परिभाषा ये है। आगे देखो, एट अ सर्टेन प्लेस द एंगल ऑफ डिप इज 30, एंगल ऑफ डिप इतना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ इतना, मैग्नेटिक फील्ड इज इतना, अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज जी कितना होगा। एंगल ऑफ डिप क्या होता है देखो भाई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जो बी एंगल बनाता है ये हॉरिजॉन्टल है, ए बी, है ना, इससे जो एंगल बनाता है ये एंगल ऑफ डिप है। तो कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच इक्वल टू 0.5 जी, ठीक है ना। तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, नहीं तो हमें चाहिए क्या, जी पूछ रहे हैं ना, व्हाट इज टोटल, तो एच बराबर कितना होगा, बी मैग्नेटिक फील्ड कॉस थीटा 30 दिया है, cos 30, ये थीटा बराबर 30 है ना, तो ये cos 30 हो गया, cos 30 का b √3/2, ठीक है ना। तो ये h दिया है इतना, तो b बराबर कितना हो गया 2 × 0.5/√3, तो ये कितना हो गया, ये 1 हो गया, तो ये √3/3 हुआ गॉस, है ना। तो √3 1.73/3, तो 3 6 18 0.6 होगा, 0.6 गॉस के करीब करीब होगा। या इन्होंने ऑलरेडी कर दिया क्या, 1/√3 तो हम लोगों ने निकाल लिया, ये उत्तर है, ठीक है ना। 1/√3 तो तुमने भी निकाल लिया ना, ये हम लोग इसको सरल और कर दिए थे 1/√3, ये तो यही है, यहीं पर निकल गए थे। आगे देखो, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन विथ एनर्जी 0.1 kV मूव्स इन राइट एंगल टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इतना वेबर मीटर स्क्वायर, ठीक। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी। अगला सवाल देखो, ये क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन है मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी देखो, mv² बराबर QVB, बी से बी कट गया, mv/r, ठीक है ना, इक्वल टू r को उधर कर दो QB/r, ठीक है ना। QB को इधर ले आए तो ये हो गया mv/QB, है ना, इक्वल टू r, लेकिन इसमें 2πr का इधर गुणा कर दो, 2πr का इधर कर दो, और v को इधर कर दे, भाग दे दे, तो ये क्या होगा, टाइम हो जाएगा ना, 2πm/QB इक्वल टू 1/t,
ये टाइम हो गया, 2πr पूरा लेंथ और उसमें v का भाग दे दिया तो इतना टाइम हो गया। तो आपका t नहीं चाहिए, 1/t, 1/t का मतलब n फ्रीक्वेंसी हो गया। तो QB/2πm है ना, इसकी वैल्यू रखो। और इसकी वैल्यू क्या रखो, Q है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ B क्या है 10⁻⁻⁴ है, ठीक है ना। 2π रख दिया, m है 9.1 × 10⁻⁻31। ये इसको हल करो, 2.8 × 10⁻⁶ +6 हर्ट्ज होगा, है ना। ये जो 10/6 हर्ट्ज यही बनता है। तो इसमें एक बात देखो, ये एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है ना। रेडियस में फ़र्क पड़ेगा, रेडियस निकालने में एनर्जी का फ़र्क पड़ेगा, वेलोसिटी पास डालेगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में जो टाइम पीरियड होता है वो उसके रेडियस पर निर्भर नहीं करता, उसकी एनर्जी पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। आगे देखो, ये अगला सवाल देखिए। इसमें कह रहा है कि एक मैग्नेट है ना, उसका प्लेन जो है मैग्नेटिक मेरिडियन से 45 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है ना। ये क्या है, ये मेरिडियन है, मेरिडियन है कौन सा है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। और ये जिस तल में वो लटका है वो क्या है 45 डिग्री है, ठीक है ना, OA। और ये जो है हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये देखो, इसका मतलब θ' ये है। पूछ रहा है कि इसमें थीटा कितना होगा, थीटा माने एंगल ऑफ डिप। तो लेट एंगल ऑफ डिप है ना बी थीटा। चलो, तो हमारा फॉर्मूला है tan θ' = tan θ/cos डेल्टा। ये जो झुकाव है वो डेल्टा है। तो देखो यहाँ θ' कितना है, ये 60 दिया है। tan 60 का मतलब ये हो गया tan 60 = tan θ निकालना है, cos डेल्टा ये cos 45 है, ठीक है ना। इसको देखो, tan θ √3 हो गया 60, ये tan θ निकालना है और ये कितना हो गया 1/√2 हो गया। तो इसका मतलब tan θ बराबर कितना हो गया √3/√2, ठीक है ना। ये आपका आंसर हुआ। तो ये थीटा बराबर tan इनवर्स इतना, ठीक है। अगला सवाल पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट, यहाँ ध्यान से देखो, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इतना, ठीक है, वेयर द एंगल ऑफ डिप इज इतना। देखो भाई, यह हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से ये थीटा कोण बनाता है, तो थीटा कितना है 37 है, एंगल ऑफ डिप है, ठीक है ना। हाँ, ये देख, ये बी की दिशा होगी और ये, तो ये पूछ रहा वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा ना, ये बी वर्टिकल। तो बी वर्टिकल कितना होगा, बी वर्टिकल = बी साइन थीटा। तो बी साइन 37 होता है 3/5, ठीक है ना। sin 37 3/5 होता है। ये एक्चुअली ये वाला एंगल होता है, ये थीटा है, तो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये यही तो ट्रायंगल का 37 डिग्री बनता है। तो इतना हो गया। और वर्टिकल वाला दिया है कंपोनेंट, ठीक है ना। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इतना, तो बी भी दिया हुआ है ना।
बी भी 6 गुणित 10 पर -5 इक्वल टू बी गुणित 3/5। तो इसका मतलब ये हुआ 3 से 3 घटाओ तो ये 2 हो गया, तो ये हो गया 10 गुणित 10 पर -5 बराबर बी। ठीक है ना। तो बी बराबर कितना हो गया 0.1 गॉस, या कितना चाहिए, तो ये हो गया 1 गुणित 10 पर -4। तो ये है ना डी, आ तो गया ये। अगला सवाल देखो, ये क्या पूछ रहा है, ए फेरोमैग्नेट मटेरियल बिलो द क्वेरी टेम्परेचर के नीचे डोमेन इज डिफाइंड एज, डोमेन इज डिफाइंड एज माइक्रोस्कोपिक रीजन विद जीरो मैग्नेटिज्म। ओ, और डोमेन क्या होता है, ये पूछ रहा है। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और वो क्यूरी टेम्परेचर के नीचे है, तो उसके डोमेन्स क्या है ना। डोमेन, ये डोमेन क्या होता है, डोमेन एक रीजन होता है जहाँ अलाइन मैग्नेटिक फील्ड होता है, यही बात है। तो ये के माइक्रोस्कोपिक रीजन विद द सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। हाँ, सेचुरेशन का मतलब सारे के सारे एक दिशा में अलाइन हो गए हैं। अब इस एरिया का जो मैग्नेटाइजेशन है अब बढ़ने वाला नहीं है। तो ये कितने सारे के सारे सेचुरेटेड स्टेट में, जहाँ तक डोमेन का प्रश्न है उस रीजन में सभी एक सेचुरेट रहते हैं। देखो माइक्रोस्कोपिक रीजन विद जीरो मैग्नेटिज्म, ये तो सही नहीं है। माइक्रोस्कोपिक रीजन विथ रैंडमली ओरिएंटेड, ये भी सही नहीं है। माइक्रोस्कोपिक रीजन विथ कंजिक्यूटिव मैग्नेटिक डायपोल ओरिएंटेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये भी सही बात नहीं है। तो सभी पैरेलल डायरेक्शन में रहता है ये ना। आगे देखो, विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, क्या क्या सही है भाई। देखो, इलेक्ट्रिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, ये क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक मोनोपोल, ये गलत बात है। इसमें मोनोपोल का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग रहते हैं। तो ये गलत है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सोलेनॉइड एट दिस एंड एंड आउटसाइड कैन नॉट बी कंप्लीटली स्ट्रेट एंड कन्फाइंड, क्या पूछ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ सोलेनॉइड at its end and outside cannot be completely straight and confined। हाँ देखो, वो बार मैग्नेट की तरह हो जाता है ना, तो ये ऐसा क्या फिर ऐसे फैल जाता है, ठीक है ना, स्ट्रेट नहीं रहता है। बाहर जब आउटसाइड हो गया तो नहीं क्या होता ना, तो ये सही बात है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर कंप्लीटली कन्फाइंड विद इन द टोराइड, टोराइड के मामले में हाँ ये भी सही बात है। टोराइड भी ये भी थोड़ा ज़्यादा ही बोल रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द बार मैग्नेट आर नॉट पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द बार मैग्नेट आर नॉट पैरेलल, ये गलत है। बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल ही होना पड़ेगा ना, तो ये पैरेलल रहती है। अरे सोलेनॉइड में आप देखते हो ना, सोलेनॉइड में ऐसे तो रहता है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो रहती है, पैरेलल रहती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द बार मैग्नेट आर नॉट पैरेलल, ये गलत है। काई -1 इज ए कंडीशन फॉर परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल, हाँ ये सही है, सुपर कंडक्टर का है। तो हमारा सही क्या हुआ, ई सही है। बी का मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू सोलेनॉइड एंड इट्स एंड, ड्यू टू अ सोलेनॉइड एट ends and outside cannot be completely straight and, हाँ ये सही तो है, ये सही तो है, और ये भी सही है। अब
ई सी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंप्लीटली कन्फाइंड विद इन टोराइड। हाँ ये भी ठीक ही है, जो आइडियल टोराइड है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है इसके अंदर ही रहती है ना, और उसके बाहर ये जीरो होती है। तो कुल मिला करके ये टोराइड वाला भी सही है। ये सी सही है, ये सही है। अब इसमें बोल रहा है क्या क्या सही है, देखो ये बी सी, बी सी सही तो है यार। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन। तो एक्चुअली हमें बी भी सही लग रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सोलेनॉइड एट इस एंड एंड आउटसाइड कैन नॉट बी completely straight and confined। तो बच्चों ये जो सवाल है ना, ये बी ठीक ही लग रहा है। बी में मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड का फील्ड होता है बीच में तो एकदम पैरेलल रहता है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंफाइंड रहती है, लेकिन एंड पर ये फैल जाता है, फैलेगा बार मैग्नेट की तरह, वो पैरेलल नहीं ये जो है फैलता है। तो ये का तो बिल्कुल सही रहा, मेरे को ऐसे सही लग रहा, ठीक है ना। अब ये इन्होंने जो सवाल बनाया है वो बड़ा अजीब तरह से बनाया है, ठीक है ना। तो इसको बस आप अपने परिप्रेक्ष्य में समझ लो। जब इस तरह का कभी कभी आता है, इस ऐसे वाहियात जो भाषा ये प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या है, बी सी और ई, ठीक है ना, ये उत्तर लग रहा है। ये सही है, और इसी में ये जोड़े में तो ये सी और ई सही हो गया, ये तो सही है ही, और सी ई और बी सी भी तब सही होगा, ये भी सही हो गया बी सी। अब और क्या है, ए गलत है तो ए जहाँ जहाँ है ये गलत हो गया, फिर और क्या है, डी भी गलत है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द बार मैग्नेट आर नॉट पैरेलल। बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेट होती है, इसमें पैरेलल होती है, तो डी गलत है। तो ये टी के आने के कारण ये गलत हो गया, तो ये हाँ यही है, ठीक है। अब अगला सवाल देखो, ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ इतना is placed in magnetic meridian with the north pole pointing towards the geographic north pole, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट is obtained at a distance 18 centimeter from the center of the magnet, 18 centimeter from the center of the magnet. If B is 0.4 G BH, then magnetic moment of the magnet is, एक्चुअली क्या है ये देखो, ये आपका मैग्नेट है, तुम्हारा मैग्नेट जो रखे हो, ये कह रहा है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, एन एस कुछ है ना। तो इसमें क्या है, इनका मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे जाएगी, इस पर परपेंडिकुलर जाएगी इनकी, ये इनकी है ना, लेकिन धरती का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो जो है वो ऐसे जा रहा है, अर्थ एच ई ऐसा है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि इनका न्यूट्रल पॉइंट पर जहाँ पर के मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ रहा है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट और ये एच दोनों बराबर हो जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड जो देखो
ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर ये बोल रहा है कि बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट मैग्नेटिक मेरिडियन विथ इट्स नॉर्थ पोल पॉइंटिंग टुवर्ड्स जियोग्राफिक नॉर्थ एंड न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड। कुल मिलाकर ये कहानी है इसकी, देखो है ना। ये ऐसे रख दिया, हॉरिजॉन्टल फील्ड जो है धरती का जो कंपोनेंट है वो ऐसे लग रहा है और उसका ये जो है इसके दोनों अपोजिट है, तो इसलिए यहाँ न्यूट्रल पॉइंट मिला। तो H बराबर क्या हो गया इसका इक्वेटोरियल पॉइंट पर m/μ0/4π m/r³। ये है बस, इससे H हल कर लो, H नहीं M हल करना है। तो देखो ये क्या H की वैल्यू दिया है 0.4, तो ये 0.4 गुणित 10⁻⁴ है, ठीक। μ0 10⁻⁷ है, μ0/4π। M निकालना है, R जो दिया है 18 सेंटीमीटर, ये 18.18 मीटर हो गई और इसका क्यूब होगा, ठीक है ना। तो M बराबर कितना हो गया, देखो M बराबर ये 0.4 है, तो 0.4 गुणित 0.18 का क्यूब गुणित 10⁻3, ठीक है ना। तो इसको हम लोग 0.2 कर लेते हैं। 0.2 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये 8 गुणित 10⁻⁻3, ठीक है ना। और ये 0.4 है ये, तो इसकी वैल्यू हो गई 0.4 गुणित 8 गुणित 10⁻³ गुणित 10⁻3। तो ये 8 चौका 32, 3.2 क्या है एम्पियर मीटर, 3.2 एम्पियर मीटर। तो ये आया ये 3.2 क्यों, 18 का क्यूब करेंगे, ये इसमें जो 18 का क्यूब किया है ना उसको ठीक से करेंगे तो ये आएगा, ठीक। ठीक है, आगे देखो ये क्या पढ़ रहा, ये सोलेनॉइड ऑफ 1000 टन पर मीटर है जो कोर विथ रिलेटिव परमेबिलिटी 500 है ना। μr जो आ गई 500 दिया है, नंबर ऑफ टन दिया है 1000, ठीक। इंसुलेटेड वाइंडिंग ऑफ द सोलेनॉइड कैरी इलेक्ट्रिक करंट इतना, तो I जो है 5 एम्पियर हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड, तो ये H पूछ रहा है, H क्या होगा NI, N क्या है नंबर ऑफ टर्न बाई L, ठीक है ना, LI। लेकिन μr भी चाहिए इसको, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, ये पूरा ही चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, ये μ0 भी चाहिए, μ0 भी ले लेते हैं। फ्लक्स इंटेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी क्या आती है, वो वेबर मीटर स्क्वायर। तो ये फ्लक्स डेंसिटी को मैग्नेटिक फील्ड ही कहते हैं। इसको देखो कितनी बन रही है, H नहीं B है, तो ये B बराबर हो गया कितना μ0 दिया है, लेकिन μ0/4π हम लोग कर देते हैं और ये 4π का गुणा कर देते हैं, तो ये खत्म हो गया। 1000 टन पर मीटर है, तो ये 1000 आ जाएगा सीधे 1000 टन हो गया पर मीटर N/L, हाँ
ये वाला पर मीटर में 1000 आ गया। आई जो दिया है 5 एम्पियर है, ठीक। म्यू आर दिया है 500, म्यू आर 500 दिया है बस। तो ये 10 पर -7 हो गया, 4 पाई बोले 10 पर -7, और ये कितना हो गया, ये 10 पर 3 घात हो गया, ठीक है ना। ये 10 पर 2 घात ये हो गया, और ये गुणित 25 हो गया, ठीक है। तो इनको आप देखो कितना बन रहा है, 5 10 पर -2 है ना, 25 चौका 100, 100 पाई गुणित 10 पर -2, यही बन रहा है, ठीक ना। 5 -2 और 25 चौका 100, तो ये पाई बन रहा है कोई पाई, पाई टेस्ला ए, ये है ना। ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी देखो, बी को कई चीज कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है ना, डेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन है ना, मैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी चीजें इसको कहते हैं। और इसी का भाई बंधु जो होता है एच होता है ना, उसको कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इंटेंसिटी वेक्टर है ना। तो उसमें म्यू 0 नहीं रहता, तो बी बाई म्यू बराबर एच, तो इन दोनों में ये रिलेशन रहता है। तो कई बार इस एच से इसका कोलिजन हो जाता है, तो कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। तो अब ऐसा सिंपल है, वो कैलकुलेशन है फॉर्मूला पर, है ना। फार्मूला जो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, V0 μ0 Ni, N पर यूनिट लेंथ, तो ये पर यूनिट टर्न पर यूनिट मीटर पर मीटर है ना, तो Ni है, ये Ni है। आगे देखते हैं ये क्या बोल रहा है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक नीडल है मैग्नेटिक मोमेंट इतना, ठीक, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी इतनी है। इफ it performs 10 complete oscillation in 5 seconds, then magnitude of magnetic field is, magnetic field कितना है देखो, 10 complete oscillation 5 seconds, तो t बराबर कितना हो गया 10, t बराबर 5/10 माने 0.5 सेकेंड, ठीक है ना। और t बराबर कितना होता है, टी बराबर देखो इसमें आएगा, हम बार बार भूलते हैं, एम बी साइन थीटा इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है ना। तो अल्फा बराबर हो गया एम बी बाई आई थीटा, ठीक है ना। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर एम बी बाई आई, ठीक। तो टी बराबर कितना होगा 2 पाई बाई आई बाई एम बी, ये रहता है ना। तो आई बाई एम बी हो गया और 2 पाई, ठीक है ना। टी कितना है 0.5, इसका स्क्वायर कर देते हैं बाई 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। ये बराबर हो गया आई बाई एम बी, एम निकालना है, बाकी चीज़ें दी हुई हैं। तो m बराबर कितना हो गया, m बराबर आई बटा बी गुणित 4 पाई स्क्वायर बटा ये 1/2 का स्क्वायर है ना, तो ये 1/4। तो अब ये देख लो कितना है, आई कितना है, आई दिया हुआ है ये 5 गुणित 10 पर -6, ठीक। बी कितना है, मैग्नेटिक मोमेंट दिया है, चाहिए क्या अपने को,
द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी निकालना है, तो बी निकालो बी। ये मोमेंट आपका यहाँ पर मोमेंट कर दो और यहाँ बी कर देंगे, ठीक है ना। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट दिया है 9.85 × 10⁻², मोमेंट हो गया। और ये 16 पाई स्क्वायर, 16 पाई स्क्वायर। तो देखो ये 10, ये भी 10 करीब करीब खत्म, पाई और ये 10 ही है। और ये हो गया 16 × 5 = 80, और ये कितना हो गया बच के 10⁻⁴, 10⁻⁴। तो ये हो गया 8 × 10⁻³ टेस्ला। तो ये चाहिए क्या, मैग्नेटिक फील्ड इज इफ द परफॉर्म इतना मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज मिली टेस्ला। ठीक तो है, 8 तो अपना आ गया, 8 मिली टेस्ला, ठीक है ना। तो ये 8 हो गया, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था, मिल गया। ये क्या पूछ रहा है तीसरा, ट्रू डीप इज नॉट मैथमेटिकली रिलेटेड टू, देखो tan थीटा डैश ये अपरेंट है, tan थीटा बाई कॉस डेल्टा ये ट्रू डिप है, इसको कहते हैं ट्रू डिप, ठीक है ना। इसको कहते हैं अपरेंट, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, अपरेंट डिप जो होता है थीटा डैश इज ग्रेटर देन थीटा। ये देखो ट्रू डीप इज नॉट मैथमेटिकली रिलेटेड, ये सवाल ही नहीं है। द ट्रू डीप इज लेस देन अपरेंट डीप, ट्रू डीप इज लेस देन अपरेंट डीप, ये सही है। ट्रू डीप इज ऑलवेज ग्रेटर देन अपरेंट डीप, ये भी गलत। ट्रू डीप इज ऑलवेज इक्वल टू अपरेंट डीप, इक्वल तो होगा नहीं, है ना, ये भी सही। अगला ये देखो, at the angle of 30 degree the magnetic meridian and apparent dip is इतना। At an angle of 30 degree to the magnetic meridian the apparent dip is इतना। हाँ, find the true dip। देखो इसमें क्या है, tan थीटा डैश इक्वल टू tan थीटा बाई कॉस डेल्टा। तो इसमें ये कह रहे हैं कि ये 30 डिग्री प्लेन झुका हुआ है, कितना झुका है 30 डिग्री, और इस प्लेन में ये मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है, द अपरेंट डिप 45 डिग्री है, ठीक है ना। तो ये tan थीटा अपरेंट है, तो एक हो गया, ये बराबर tan थीटा कितना है, tan थीटा निकालना है, कास डेल्टा दिया है, ये एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये 30 है, 30 है तो कास 30 का मतलब √3/2, तो ये tan थीटा बराबर कितना हो गया √3/2, ये हुआ। तो थीटा बराबर tan इनवर्स इतना √3/2 है, कोई 3/2, ये डी हो गया, ठीक है ना। अब इस वीडियो के सभी सवाल खत्म हो गए, साथ ही मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का जो चैप्टर है इसी के साथ समाप्त होता है, ठीक है। अब अगले चैप्टर में हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, प्रैक्टिस करते रहो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और ये साथ ही साथ इस जो वीडियो अच्छे लगे उन पर अपनी प्रतिक्रिया देते रहो। बहुत से बच्चे जो हैं ये बस सवालों के पीछे भाग रहे हैं और वो थियोरेटिकल वाले वीडियो कम पढ़ रहे हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि सवालों के पीछे तो एक सवाल लगा पाओगे, लेकिन थियोरेटिकल वीडियो जब आप पढ़ोगे तो उससे आप
को और इस तरह के सवाल लगाने की तुम्हें आइडिया आएगी और नए नए ट्रिक सीखोगे, क्योंकि थियोरेटिकल वीडियो में एक बार में ही उसका चैप्टर का जो सार होता है वो पूरा ही कवर कर दिया जाता है, पूरा बता दिया जाता है, और उससे तुम्हारे सवाल लगाने के लिए एक इंसाइट मिलती है, एक अंतर्दृष्टि मिलती है। तो फिर जब उसको पढ़ने के बाद जब सवाल लगाओगे ना, तो तुम्हारे सवाल अच्छे बनेंगे और तुम्हारे दिमाग अच्छा काम करेगा, ठीक है ना, और तुम्हारा दृष्टिकोण का विकास होगा एक तरह से। तो कुल मिला करके आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। इतना ही, ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ये सवाल इतने ही बनते हैं और इसी की प्रैक्टिस करो, है ना, इन्हीं सवालों की प्रैक्टिस करो। यही सवाल हम देख रहे हैं, ये कि सवाल बार बार रिपीट होता है सवाल, क्योंकि तुम्हारे कोर्स में बहुत ज़्यादा सवाल है नहीं और वो बनेंगे नहीं, ठीक है ना। तो एग्जामिनर को जो भी पूछना होगा इसी में से ही थोड़ा बहुत हेर फेर करके पूछता रहेगा। तो ठीक है, आप प्रैक्टिस करो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।